मैं आपको आज पढ़ाऊंगा AVNRT। AVNRT ये सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की एक टाइप है, जो टेकिकार्डिया जो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताए थे एट्रियाज में जनरेट होते हैं, वेंट्रिकल के अबाउट जनरेट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। आज AVNRT है। AVNRT किसे कहते हैं? यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल री एंट्री टेकिकार्डिया। ये नोड में प्रॉब्लम होता है, एवी नोड में, जहाँ पे करंट बार बार री एंट्री करता है। लेट सपोज यहाँ से शुरू हुआ और फिर इसी नोड के अंदर ये री एंट्री करता है और ऊपर एट्रिया को स्टिमुलेट करता है और नीचे वेंट्रिकल को स्टिमुलेट करता होता है। तो ये बार बार री एंट्री करके एट्रिया में और वेंट्रिकल में रैपिड हार्ट कंट्रैक्शन, रैपिड हार्ट बीट पैदा करता है। क्योंकि ये एविनोड में होता है, ये काज वजह इसकी पैथोलॉजी जो एबनॉर्मेलिटी है वो एविनोड के अंदर होती है। तो इसी वजह से हम इसे कहते हैं नोडल री एंट्री टेकिकार्डिया। एसेंशियल ऑफ डायग्नोसिस, एक पेशेंट आपके पास आता है तो वो कौन से साइन सिम्टम से आप उससे लेबल करोगे कि ये AVNRT है, पहचानोगे और उसकी ट्रीटमेंट करोगे। तो उसकी फीचर्स ये है कि उसकी सडन ऑनसेट, और सबसे पहले पेशेंट आपके पास प्रेजेंट होगा कि डॉक्टर साहब मेरे दिल ने अचानक धड़कना शुरू किया, यानी स्लो नहीं, यानी कि मेरा दिल जो है ना पहले स्लो धड़कना शुरू किया और आखिर में ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं प्रेजेंट होगा पेशेंट आपके पास प्रेजेंट होगा कि सडन ऑनसेट, अचानक दिल का धड़कना शुरू हो जाएगा और टर्मिनेशन भी उसकी, यानी उसका ख़त्म होना भी अचानक होगा। सडन ऑनसेट और टर्मिनेशन उसकी, ये पहली पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस है। सेकंड पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस का ये है कि हार्ट रेट 120 टू 200 बीट के बीच होगा। हमारे पास जो हार्ट रेट था एट्रियोवेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया का, AVRT का, जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच हमारे पास कुछ एक्सेसरी पाथवे होती थी और वो बार बार उसके अंदर लूप्स बनाकर एट्रिया और वेंट्रिकल के अंदर कंट्रैक्शन पैदा करने की काज बनती थी, वो AVRT थी। उसमें हार्ट रेट कितना था? 140 से लेकर 250 तक। इसमें क्या होता है कि सडन ऑनसेट एंड टर्मिनेशन, हार्ट रेट इसका 120 टू 200 बीट। एक पेशेंट आपके पास आता है और अब उसको देखते हैं कि वो आपको प्रेजेंट करता है कि सडन ऑनसेट ऑफ मेरे हार्ट रेट जो है वो सडन अचानक, यानी उसका धड़कना शुरू हुआ और टर्मिनेशन। फिर आप देखोगे उसको ECG एडवाइस करोगे। जब आपने ECG एडवाइस की तो ECG में आप हार्ट रेट कैलकुलेट करोगे। हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करोगे? 2R के बीच, 2 सक्सेसिव RR के बीच आप नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस देखोगे और 300 पर डिवाइड करोगे। आपको उससे पता चल जाएगा कि हार्ट रेट इस पेशेंट का कितना है। अगर उसका हार्ट रेट 120 और 200 के बीच हुआ तो ये सेकंड डायग्नोस्टिक पॉइंट हुआ, क्राइटेरिया हुआ, जो कि पूरा कर रहा है आपको और आपको ले जा रहा है AVNRT की डायग्नोसिस की तरफ। तीसरा आपके पास क्या होगा कि नेक पल्सेशन करिस्पॉन्डिंग टू हार्ट रेट। नेक पल्सेशन होगी। कैसे नेक पल्सेशन होगी? लेट सपोज आपके पास एट्रिया कंट्रैक्ट करेगा। ऐसी कंडीशन में ये है, लेट सपोज हार्ट का मैं एक रफ डायग्राम ड्रा करता हूं और ये ऊपर एट्रियाज हैं, ये एट्रियाज हैं और ये वेंट्रिकल्स हैं। लेकिन AVNRT में करंट बार बार री एंट्री कर रहा होता है और बार बार स्टिमुलस कंट्रैक्शन के लिए दे रहा होता है एट्रिया और वेंट्रिकल को। तो एट्रियाज कंट्रैक्ट करते हैं अगेंस्ट द क्लोज वॉल्स। ये ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड वॉल्स जो होते हैं एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच, वॉल्व्स के खुलने का अपना एक ड्यूरेशन होता है, यानी खास टाइम के बाद ये वाल्व्स खुलते हैं हार्ट के, और एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आता है और वेंट्रिकल से फिर आगे इजेक्ट होता है। लेकिन जब हमारे पास ये नॉर्मल रिदम नहीं होगा, हार्ट रेट नॉर्मल नहीं होगा, इनको प्रॉपर टाइम खुलने के लिए नहीं मिलेगा, तो ये क्लोज होंगे। और जब क्लोज होंगे लेकिन ऊपर से हार्ट रेट कंट्रैक्शन एट्रियाज में एबनॉर्मलिटी की वजह से ज्यादा हो रहा है, तो एट्रियाज की एबनॉर्मल कंट्रैक्शन होती है, बहुत फास्ट होती है और क्लोज वाल्व्स के अगेंस्ट होती है, यानी ये क्लोज होते हैं वाल्व्स और एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहा होता है। तो फिर क्या होगा? जब एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहा होगा, वाल्व क्लोज होंगे, अभी खुले नहीं होंगे क्योंकि टाइम उसके लिए खुलने के लिए पूरा नहीं हुआ है। तो ब्लड जब नीचे नहीं आएगा तो ऊपर क्या होगा? पूल्ड हो जाएगा, एट्रियाज के अंदर ज्यादा यानी जमना होगा, यानी वो नीचे वेंट्रिकल्स में नहीं आएगा और एट्रियस के अंदर एक्यूमुलेशन उसकी शुरू होगी। जब एट्रियस के अंदर उसकी एक्यूमुलेशन होगी तो एट्रिया के ऊपर क्या है? हमें क्या मिलते हैं? जुगुलर वेन, जो हमारे पास जुगुलर वेन्स होते हैं। तो वो वेन्स फिर क्या करते हैं कि हमें यहाँ पर जो हमारे पास जुगुलर वेन है वो वेन हमें पल्सेशन, यानी कि उसकी हमें ऐसी उसकी पल्सेशन धड़कन हमें यहाँ महसूस होगी, जो कि ये करिस्पॉन्डिंग्स टू क्या है कि एट्रियस कंट्रैक्ट करता है
अगेंस्ट द क्लोज वाल्व्स, तो इसी वजह से हमारे पास नेक में पल्सेशन होगा, क्योंकि एट्रियाज के अंदर ब्लड कलेक्शन होगी और आगे नहीं जाएगी, तो वापस वो रेट्रोग्रेड हमारे पास वेन्स में चलेगी और वो वेन्स हमें नजर आएंगे। तो इसको हम कहते हैं नेक पल्सेशन। पेशेंट आया आपके पास सडन ऑनसेट एंड टर्मिनेशन हिस्ट्री के साथ, फिर आपने उसको ECG एडवाइस की, 120 to 200 बीट के बीच उसका कुछ हार्ट रेट था, जो कि मैंने आपको निकालने का तरीका बता दिया है। अच्छा, और फिर आपने देखा पेशेंट को एग्जामिन किया, उसके नेक पल्सेशन है, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक क्राइटेरिया डायग्नोस्टिक हो गया AVNRT का। और फिर आपके पास 90% केस में पी वेव नॉट विजिबल होगा। 90% केस में अगर ECG एडवाइस की आपने, अगर ECG आपने एडवाइस की और उसके अंदर पी वेव्स आपने देखी, तो 90% केसेस में आपको पी वेव नहीं मिलेगी। इसकी बहुत बड़ी पैथोफिजियोलॉजी है, लेकिन मैं वो आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, टाइम ज़्यादा लेता है। अच्छा, लेकिन अगर आपके पास पी वेव मिलेगा भी 10% कंडीशन में, तो वो रेट्रोग्रेड होगा। रेट्रोग्रेड मतलब क्या है कि आपके पास इन्वर्टेड पी वेव होगा। नॉर्मल पी वेव आपके पास कैसे होता है कि पी वेव अपवर्ड होता है, फिर आपके पास Q, R, S और फिर T, ये पी वेव आपके पास नॉर्मल कंडीशन में अपवर्ड होता है। लेकिन जब AVNRT की कंडीशन होगी, उसमें आपके पास पी वेव इन्वर्टेड होगी, जैसे कि मैंने यहाँ आपको रेट्रोग्रेड उल्टा पी वेव आपको मैंने नेगेटिव एक्सिस में ड्रा करवाई है। आपने पेशेंट को ECG की एडवाइस की, हार्ट रेट उसका 120 और 200 के बीच था, और फिर आपने देखा नेक पल्सेशन एग्जामिनेशन पर आपको आपने वो इंस्पेक्ट किया, यानी देखा, और 90% केस में शायद आपको पी वेव मिले भी ना, इसकी मेन वजह है। और अगर आपको पी वेव मिलेगी भी 10% कंडीशन में, तो वो रेट्रोग्रेड होगी। रेट्रोग्रेड का मतलब ये है कि वो नेगेटिव एक्सिस में आपको मिलेगी, ठीक है। ये आपके पास हो गया 4 पॉइंट्स ऑफ डायग्नोसिस। इसके अलावा आपको RP रिलेशनशिप, यानी आपने ECG के अंदर ये चीज़ भी देखनी है कि RP रिलेशनशिप इसमें शॉर्ट हुआ करेगी। RP रिलेशनशिप का क्या मतलब है? RP रिलेशनशिप का मतलब ये है कि R वेव्स से लेकर और P वेव तक, R वेव से लेकर और P वेव तक, ये जो फासला है, ये फासला आपके पास कितना होगा? ये RP जो फासला है आपके पास, वो शॉर्ट होगा। शॉर्ट कितना, यानी उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू क्या होगी? लेस देन 100 मिलीसेकंड। अगर आपके पास RP का ड्यूरेशन लेस देन 100 मिलीसेकंड हुआ, ठीक है, रेट्रोग्रेड पी वेव आपको मिले, ECG के अंदर हार्ट रेट 120 to 200 के बीच आपको मिला, नेक पल्सेशन आपने इंस्पेक्ट किए, सडन ऑनसेट एंड टर्मिनेशन आपकी हिस्ट्री हुई, तो ये कंप्लीटली आपने डायग्नोज कर दिया इस पेशेंट को AVNRT के लिए, और इसके अंदर ये प्रॉब्लम है इस पेशेंट के अंदर। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मतलब ये कैसे होता है, ये AVNRT क्यों बनता है। नॉर्मल आपके पास क्या होता है कि नॉर्मल आपके पास ये होता है कि आपके पास नॉर्मली एवी नोड SA नोड फायर करता है, फिर आपके पास बंडल्स के जरिए पे SA नोड फायर करता है पहले, फिर AV नोड तक करंट पहुंचता है, AV नोड से फिर आपके पास बंडल ब्रांचेस और फिर परकंजी फाइबर। ये आपके पास नॉर्मल पाथवे होता है। मोस्टली 90% पॉपुलेशन से ज़्यादा या 96% पॉपुलेशन से ज़्यादा, यानी मोस्टली लोगों के अंदर हमारे पास सिंगल नोडल पाथवे होता है। SA नोड से करंट आता है और वो AV नोड में जाता है, AV नोड से फिर बंडल ब्रांचेस में आगे वेंट्रिकल्स तक स्प्रेड हो जाता है। ये आपके पास नॉर्मल होता है। लेकिन कुछ किस्म के सर्टन पॉपुलेशन, बहुत कम लोगों में ऐसा होता है कि हमारे पास AV नोड के अंदर, ये मैंने आपके लिए AV नोड को बड़ा ड्रा किया हुआ है कि आपको पैथोफिजियोलॉजी समझ आ जाए कि नोड के अंदर करंट दोबारा रीएंट्री कैसे करता है और ये दोबारा बार बार स्टिमुलेशन एट्रिया और वेंट्रिकल को कैसे देता है। तो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि AV नोड के अंदर हमारे पास इन पेशेंट में, जिन पेशेंट में आपके पास AVNRT की डिजीज आएगी, तो उनके अंदर AV नोड में जो है 2 पाथवेज होंगे, जो कि नॉर्मली 2 पाथवेज नहीं होते हैं। एक पाथवे आपके पास क्या होगा? वो फास्ट पाथवे होगा और ये इसका रिफ्रैक्टरी पीरियड स्लो होगा। रिफ्रैक्टरी पीरियड आपको पता है, उसको कहते हैं वो टाइम ऑफ ड्यूरेशन जहां पे एक दफा कोई सेल स्टिमुलेट हो जाए और उससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए, इंपल्स पास हो जाए, और उस खास वक्फे तक, किसी खास वक्फे तक कोई दूसरा इंपल्स उससे पास ना हो सके, इस वक्फे को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। तो इसका स्लो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है और एक फास्ट पाथवे होता है, ठीक है। तो AV नोड के अंदर जो 2 पाथवेज होते हैं, उनके 2 लिम्ब होते हैं, एक लिम्ब फास्ट पाथवे और दूसरा हमारे पास स्लो पाथवे, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है इन पेशेंट के अंदर?
इन पेशेंट के अंदर अगर हमारे पास क्या होता है कि एस नोड फायर करता है, ठीक है, एस नोड फायर करता है तो करंट हमारे पास इंपल्स नीचे आता है और वो फास्ट लिम्ब के जरिए पर नीचे जाता है। लेट सपोज पॉपुलेशन में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके अंदर 2 पाथवेज है एवी नोड के अंदर जो कि नहीं होने चाहिए, लेकिन इन पेशेंट के अंदर जब एस नोड फायर करेगा तो भी इन पेशेंट को कुछ किस्म का एवीएनआरटी का साइन सिम्टम और आपको ये इस किस्म की प्रेजेंटेशन नहीं देंगे जब एस नोड फायर करेगा। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं। एस नोड फायर करेगा तो आपको ये किस्म के कंडीशन साइन सिम्टम पेशेंट में नहीं मिलेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये पेशेंट नॉर्मल है। इसकी वजह क्या होगी कि एस नोड फायर करता है। एस नोड जब फायर करता है तो ये इंपल्स नीचे किस लिम्ब के जरिए पर जा रही होती है, फास्ट लिम्ब के जरिए पर। जब फास्ट लिम्ब के जरिए पर ये इंपल्स जाती है तो जब लेट सपोज इंपल्स यहां पर पहुंचा तो यहां पर इंपल्स पहुंचता है तो वो स्लो पे भी नीचे जा रहा होता है और फास्ट पे भी नीचे जा रहा होता है। लेकिन ये स्लो पे ही तो ये क्या होता है कि स्लो में ये बड़े स्लो स्पीड से ये नीचे डाउनवर्ड की तरफ जा रहा होता है और फास्ट में तेजी से आ रहा होता है। लेट सपोज स्लो में ये करंट यहां तक पहुंच गया इंपल्स और फास्ट में ये यहां तक पहुंच गया, ठीक है, तो फिर यहां से दोबारा ये फास्ट के जरिए पर स्लो में दोबारा एंटर हो जाएगा और नीचे बंडल ब्रांचेस की तरफ भी स्प्रेड होगा। एस नोड ने फायर किया, वो यहां पर आया, फिर स्लो पाथवे में भी एंटर हुआ, फास्ट में भी एंटर हुआ, फास्ट में जरा तेजी से आया, यहां तक पहुंचा, यहां से नीचे भी गया और वापस स्लो में भी चला गया। तो ऊपर से जो इंपल्स इस रास्ते से आ रहा था और फिर इस फास्ट पाथवे के जरिए पर ऐसा भी जा रहा है, तो ये जो इंपल्स ऊपर से आ रहा है स्लो पाथवे में और जो नीचे से जा रहा है स्लो पाथवे में, ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। तो फिर क्या होता है कि करंट यूनि डायरेक्शन नीचे जाकर बंडल ब्रांचेस में राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में जाकर वेंट्रिकल को पहुंच जाते हैं। एस नोड ने फायर किया, फास्ट पाथवे के जरिए पर बंडल ब्रांचेस में चला गया। इस लिम्ब के जरिए ऊपर क्यों नहीं जाता है? क्योंकि यहां पर ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अगर ऐसे नोड फायर करेगा तो आपके पास ये पेशेंट किसी किस्म की सिम्टोमेटिक यानी अलामात के साथ नहीं आएंगे और ऐसे लगेंगे जैसे कि इनके अंदर कोई किसी किस्म की ऐसी एबनॉर्मेलिटी नहीं मौजूद। लेकिन अगर आपके पास ऐसे नोड फायर नहीं करेगा, ठीक है, और आपके पास लेट सपोज कोई एट्रियस के अंदर, ये ऊपर एट्रियस के इलाके हैं और ये एवी नोड का, इस एवी नोड को ये मैंने लाइन रखी है, इन लाइन के ऊपर से जो इस लाइन के जो ऊपर एरिया है ये एट्रियस है, लेफ्ट राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, नीचे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अच्छा, जो ये एट्रियस हैं अगर एस नोड फायर नहीं करता, ठीक है, और एट्रियस के अंदर कोई दूसरी जगह ऐसी है जो ऑटोमेटिकली फायर कर देती है और वो जगह नॉर्मल फायरिंग की नहीं होती है, उसको हम एक्टोपिक फायर जगह कहते हैं। लेट सपोज एट्रियस के अंदर यहाँ पे एक टिश्यू था और उसने एबनॉर्मल फायरिंग शुरू किया, ऑटोमेटिक फायरिंग शुरू किया और उसने करंट जनरेशन शुरू की, तो फिर क्या होगा कि जब ये, इसको हम क्या कहते हैं, एक्टोपिक फोकाई कहते हैं। जब हमारे पास जो नॉर्मल लोकेशन जनरेटर की होती है जो कि इंपल्स पैदा करता है और हार्ट को कंट्रैक्शन पे मजबूर करता है, वो तो नॉर्मल होता है। लेकिन जब एबनॉर्मल जगह से, एस नोड के अलावा, एवी नोड के अलावा, बंडल ब्रांचेस के अलावा किसी दूसरी जगह से अगर आपके पास कोई इंपल्स जनरेट होगा और वो हार्ट के ऊपर कंट्रैक्शन की इंपल्स भेजेगा, उस जगह को हम कहेंगे क्या कहेंगे? एक्टोपिक फोकाई। तो अगर मिसाल के तौर पर एस नोड फायर करता है तो मैंने आपको बता दिया कि पेशेंट आपके पास एसिम्प्टोमेटिक आएगा, कोई सिम्टम के साथ नहीं आएगा। लेकिन जब आपके साथ एक्टोपिक फोकाई फायर करेगा, यानी कोई दूसरी फोकाई कोई दूसरी जगह से फायर होगी, तो फिर क्या होगा? लेट सपोज इसने यहां पर फायर की और इस फायरिंग की वजह से ये एक्टोपिक फोकाई ने फायर की और इस फायरिंग की वजह से इंपल्स पैदा हुआ और वो इंपल्स जाके इस दोनों फास्ट पाथवे को भी टच करता है और स्लो को भी टच करता है। लेकिन जब फास्ट पाथवे को टच करेगा तो फास्ट पाथवे का स्लो रिफ्रैक्टरी पीरियड है और स्लो रिफ्रैक्टरी पीरियड होने की वजह से ये अभी भी रिफ्रैक्टरी है, यानी कि दोबारा इंपल्स इसमें पास नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा कि ये इस स्लो पाथवे में तो नहीं जा सकेगा, स्लो रिफ्रैक्टरी पाथवे में यानी फास्ट पाथवे में ये नहीं जा सकेगा, क्योंकि ये अभी भी क्या है, प्रीवियस नॉर्मल एस नोड की फायर की वजह से जो इंपल्स गया हुआ था उसकी वजह से ये फास्ट पाथवे क्या है, रिफ्रैक्टरी है, ये दोबारा इंपल्स पास करने की इजाजत नहीं देता है। लेकिन फिर क्या होगा कि यहाँ पे तो कैंसिलेशन हुआ प्रीवियसली हो चुका था, तो फिर क्या होगा कि ये एक्टोपिक फोकाई का इंपल्स जो फास्ट पाथवे में एंटर नहीं कर सकता है वो स्लो पाथवे में एंटर करेगा और जब ये स्लो पाथवे में एंटर करेगा तो ये स्लो पाथवे में से नीचे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आएगा और जब ये यहाँ पर पहुंचेगा ना तो यहाँ से फिर ये डाउनवर्ड भी जाएगा और जब यहाँ तक ये पहुंचेगा फास्ट पाथवे तक, इस
रास्ते पर स्लो पाथवे से जब ये फास्ट पाथवे तक एक्टोपिक फोकाई का इंपल्स पहुंचेगा तो फिर हमारे पास क्या होगा कि इस दौरानिया में ये फास्ट पाथवे अपना रिफ्रैक्टरी पीरियड लॉस कर चुकी होगी, क्योंकि इसको इतना ज्यादा टाइम मिल गया है कि ये इंपल्स स्लो पाथवे में आ रहा था, इसने इतना ज्यादा टाइम दे दिया है कि फास्ट पाथवे अपने रिफ्रैक्टरी पीरियड से निकल चुकी है। तो फिर क्या होगा कि हमारे पास ये जो इंपल्स आई है हमारे पास स्लो पाथवे पर, ये नीचे भी जाएगी, वेंट्रिकल्स को भी कंट्रैक्शन के लिए मजबूर करेगी और इस वापस फास्ट पाथवे के जरिए पर वापस जाकर दोबारा एक सर्कल बनाएगी, ठीक है। और इसी सर्कल के जरिए पर हमारे पास क्या होगा, एक सर्कल और लूप बन जाएगा कि मुसलसल यहां पर ये करंट जा रहा होगा स्लो पाथवे में, स्लो से फिर आकर नीचे फास्ट पाथवे में, और इसी तरीके से फिर ये करंट जब यहां पर पहुंचेगा तो ऊपर एट्रियस को स्टिमुलस देगा, एट्रिया कंट्रैक्ट करेगा, और जब ये करंट यहां पर भी पहुंचेगा तो नीचे वेंट्रिकल्स को कंट्रैक्शन के लिए मजबूर करेगा। तो सेम टाइम पर एट्रियस भी कंट्रैक्शन करेंगे और वेंट्रिकल्स भी कंट्रैक्शन करेंगे। इस पैथोफिजियोलॉजी की वजह से हमें ये पेशेंट AV-NRT के साइन सिम्टम के साथ प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको 2 कंडीशन बता दी बहुत आसानी और बेस्ट तरीके से कि अगर ऐसे नोट फायर करेगा तो उसका मैंने आपको बता दिया कि आपके पास ये पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक प्रेजेंटेशन यानी किसी किस्म की अलामत के साथ नहीं प्रेजेंट होंगे। लेकिन जब आपके पास कोई एक्टोपिक फोकाई, एबनॉर्मल फोकाई एबनॉर्मल जगह फायर करेगी तो फिर आपके पास क्या होगा कि ये लूप बनेगा री एंट्री का, और इसी वजह से आपके पास पेशेंट इस किस्म के प्रेजेंटेशन में आएंगे। अगर आपने इन पॉइंट्स इनके अंदर देख लिए और ECG में और साइन सिम्टम से और हिस्ट्री से और एग्जामिनेशन से अगर ये सारे अलामत आपने देख लिए और पेशेंट को आपने ये सारे पॉइंट्स आपने पिक कर लिए, और इन पिकिंग की वजह से आपने इस पेशेंट को फिर क्या करना है, AV-NRT लेबल कर लेना है, और AV-NRT लेबल करके फिर आप इस पेशेंट को डिजॉक्सिन हो गया, बीटा ब्लॉकर हो गया, और इस किस्म के जो हमारे पास नोडल ब्लॉकर एजेंट्स होते हैं वो आप इस पेशेंट को इंजेक्ट करवाएंगे।